देखेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, ये कक्षा 8 की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में पाठ 3 वैश्विक समुदाय एवं भारत। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और जिससे कि हमें और आपको पाठ को ध्यान से सुनना है, जिससे कि अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं उसके उत्तर हम आसानी से समझ सकें और उसको परीक्षा में लिख सकें। तो इसको आइए देखते हैं। पाठ 3 वैश्विक समुदाय एवं भारत। वोट। संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है। कभी कभी दो या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है। यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से, तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध करती हैं। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया है और उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। पहला विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रतियोगी परीक्षाओं में यही से प्रश्न आता है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था, जो सन 1918 तक चला। यानी 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। इसमें भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे? तो एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ कौन कौन से थे? सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आगे दिया गया कि इस विश्व युद्ध में जनधन की अपार हानि होने पर भी केवल 20 वर्ष के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध हो गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। यह विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर था। अपार धन की हानि के अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अनेक देश बुरी तरह से बर्बाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के हमले से 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी नष्ट हो गए। पता कीजिए ये किस देश में हैं। अब आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर ये अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हों। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। यही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसका लक्ष्य था आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? कि आने वाली पीढ़ियों को जो है युद्ध की विभीषिका से बचाना। अब शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे। मतलब 51 राष्ट्र इसमें सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हो गए? 193 सदस्य हो गए। अब यहाँ पे दिया गया कि दक्षिण सूडान को 193 देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया है। यानी अंतिम देश कौन सा शामिल हुआ था? दक्षिण सूडान शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई। इसलिए इसके घोषणा पत्र के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए। पहला उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य था राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा उद्देश्य था कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। और अगला था कि सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। अब इसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। तो आइए हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर है न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग हैं, तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, कौन कौन से हैं, तो इनको हम बता सकते हैं। अब आगे आता है जनरल असेंबली, जिसको हम महासभा बोलते हैं। महासभा को अंग्रेजी में जनरल असेंबली कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं वही महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब कुछ जानकारी के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे दिया गया है कि 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो हम बताएंगे कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। आगे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। कहने का मतलब, इसको फिर से एक बार देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और फिर इसके बाद आगे आता है कि और इसकी घोषणा किसने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, ये हम बता देंगे। और कब की थी, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को की थी। इस तरह से इसमें 2-3 प्रश्न बन रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब आता है कि सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महासभा इन पर विचार विमर्श करती है, अपनी सलाह देती है, विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहां सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे संबंधित जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियाँ आदि पूरे देश में पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिव्यांग वर्ष आदि। फिर हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रह चुके हैं। ये चित्र में विजय लक्ष्मी पंडित को दिखाया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब इसके बाद आता है महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। ये भाषाएं बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती हैं, इनको हमें याद रखना है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, चीनी है, स्पेनिश है, रूसी है, अरबी है और फ्रेंच है। इसके बाद हम जानकारी लेंगे कि सुरक्षा परिषद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी 2 देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। आवश्यकता अनुसार सेना भी भेजती है और भारत ने अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है। अब सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य होते हैं और इसमें से 5 देश जो है स्थायी सदस्य होते हैं। अब स्थायी सदस्य कौन कौन से राष्ट्र हैं, चीन है, फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्रिटेन है। ये पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद के जो है स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन है। अब 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, केवल 2 वर्षों के लिए महासभा में चुने जाते हैं। जो अस्थायी देश जो सदस्य चुने जाते हैं वो केवल 2 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं। आगे आता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। आगे आता है न्यास परिषद, जिसको हम ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलेंगे। इसको हम न्यास परिषद हिंदी में बोलेंगे और अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल। विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इस न्यास परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिससे वह सफल भी हुआ। मतलब इस योजना में वो सफल भी हुआ देश को स्वतंत्र कराने में।
अब आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। जिस तरह हमारे देश में कानून को तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है तो उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश चुने होते हैं, जो 15 न्यायाधीश होते हैं, वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में जो है हेग नामक स्थान पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्यायशास्त्री BN राव, श्री नागेंद्र सिंह एवं श्री RS पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलबीर भंडारी न्यायाधीश हैं। अब आगे आता है सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। यानी सचिवालय का क्या काम होता है? सचिवालय का क्या काम होता है? ये संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति में से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट अभिकरण के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विशिष्ट संस्थाएं बनाई गई हैं, जो अपने अपने विषय से संबंधित कार्य कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डाक, संचार आदि समस्याओं से संबंधित विशिष्ट एजेंसियां महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन विशिष्ट एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जैसे यूनेस्को का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए उपयुक्त विचार भावना विकसित करना है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा सभी देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को समुन्नत करने का कार्य करता है। अगर ये पूछा जाता है कि यूनेस्को का क्या कार्य होता है, तो यूनेस्को का कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा सभी देशों में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को समुन्नत करने का कार्य करता है। यूनेस्को की उद्देशिका में क्या कहा गया है कि क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, अतः शांति की रक्षा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क से ही प्रारंभ होनी चाहिए। ये इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? यूनेस्को की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे दिखाया है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष और यूनिफेम, संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष। इसके बाद है खाद्य और कृषि संगठन, जिसको FAO बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये इनकी विशेष संस्थाएं हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब हम आगे देखेंगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या सहयोग मिला है, सहयोग के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु दिया गया है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की, राजस्थान के भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा है। अगला बिंदु दिया गया है कि यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। और अब यहाँ पे यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि FAO का संबंध किससे है, या FAO का फुल फॉर्म क्या है, या FAO किस क्षेत्र में कार्य कर रही है। यूनेस्को का संबंध किससे है? शिक्षा से है, कृषि से है, इस तरह से। इसके आगे बिंदु दिया गया है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क। और अगला बिंदु दिया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अत्यधिक कार्य किया है, जैसे मलेरिया, पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की देन है। इसके बाद अगला बिंदु दिया है यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ का क्या कार्य है, तो ये इसमें हम इस बिंदु को बता सकते हैं, यानी बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है।
आगे आता है यूनिफेम क्या है। यूनिफेम जो है महिला सशक्ति एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। अब हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत की मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका रही है, क्या भूमिका है। पहला बिंदु दिया गया है कि भारत में विश्व शांति की स्थापना में अटूट विश्वास है, यानी भारत का जो है विश्व शांति की स्थापना में अटूट विश्वास है, अत्यधिक विश्वास है। भारतीय सेना ने कोरिया, सूडान, मिस्र, कांगो, सोमालिया आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापित करने की कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला बिंदु दिया गया है कि विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास के कार्यों में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पूरा सहयोग दिया है। अब इसमें कुछ जानकारी के लिए कोई बिंदु दिए गए हैं, इसे भी जानिए। मानवाधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है। यानी मानवाधिकार क्या है ये बताया गया है कि मनुष्य के वो अधिकार मतलब मनुष्य को वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकुल। भारत ने प्रायः समस्त देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होते हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र और समान हैं, अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और मित्रता के भाव से काम करते हैं। वे अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं विकास का हमेशा से समर्थक रहा है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ साथ दक्षेस, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भी सक्रिय भागीदारी भारत की रही है। अब आगे हम बात करेंगे सार्क की। ये दक्षेस के 8 देश इसमें शामिल हैं। ये जो कि नक्शे में दिखाया गया है, भारत के नक्शे के माध्यम से दिखाया गया है। कौन कौन से 8 देश इसमें दक्षेस में शामिल हैं तो अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इसके बाद है मालदीव और भारत, पाकिस्तान। तो ये इस तरह से 8 देश हैं इसमें। अब इसके विषय में जानते हैं। सार्क ने दक्षेस 1985 ईस्वी में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। यानी दक्षेस कैसे बना ये बताया गया है। इनका स्थायी कार्यालय काठमांडू में है। यानी दक्षेस का कार्यालय आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे काठमांडू में है। नवंबर 2005 ईस्वी में अफ़गानिस्तान दक्षेस में सम्मिलित हुआ। अफ़गानिस्तान कब सम्मिलित हुआ? नवंबर 2005 में सम्मिलित हुआ था दक्षेस में, यानी सार्क में। और फिर अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला, जिससे वर्तमान में दक्षेस की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन स्तर सुधारना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना भी है। ये दक्षेस है। ये प्रतीक चिन्ह दक्षेस का दिखाया गया है चित्र में इस तरह से। अब आगे आता है, अब ये जो दक्षेस में 8 देश शामिल हैं उनमें कौन सा ध्वज कहाँ प्रयोग किया जाता है तो बांग्लादेश का ये ध्वज दिखाया गया है। इसके बाद भूटान का ध्वज दिखाया गया है। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा झंडा दिखाया गया है। मालदीव का दिखाया गया है और इसके बाद नेपाल का ध्वज दिखाया गया है। पाकिस्तान का ध्वज दिखाया गया है। श्रीलंका का ध्वज दिखाया गया है। अफ़गानिस्तान का ध्वज दिखाया गया है। इस तरह से बांग्लादेश, भूटान, भारत और मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान सभी देशों के ध्वज दिखाए गए हैं। अब आगे आता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसको हम आसियान बोलते हैं। आसियान का ये लोगो दिया गया है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में हुई थी।
इसकी वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 10 है। आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। अब पूछा जाता है कि आसियान क्या है, तो यह महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, यानी क्षेत्रीय संगठन हम कह सकते हैं। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध है। इन संगठनों के माध्यम से सभी राष्ट्र आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध स्थापित करते हुए विश्व समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद हम इसमें अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिखा है। तो 20वीं सदी में, इसमें पहला दिया है 20वीं सदी में, तो 2 विश्व युद्ध हुए, इसमें 2 भर देंगे। फिर खा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। गा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। घा में दिया गया है कि महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार अवश्य होती है। अंगा में दिया गया है कि महासभा के सभापति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद चा में दिया गया है मानवाधिकार दिवस यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 फिर आगे दिया गया है अच्छा कि राष्ट्रकुल के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई। यहाँ पे लिखेंगे 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए जिनमें अपार जनधन की हानि हुई। इस युद्ध में अनेक देश नष्ट हो गए। इस प्रकार के विनाश को रोकने के लिए के उद्देश्य से विश्व में 51 राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। तो ये इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो यहाँ पे लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, आगे अगला प्रश्न दिया है कि और विशिष्ट संस्थाओं के नाम, जो इनको लिख देंगे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। इसके बाद अगला प्रश्न गा दिया है कि दक्षेस एवं आसियान के बारे में लिखिए। तो इसको भी टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं। तो इसमें हेडिंग डालेंगे कि दक्षेस यानी सार्क। अब आगे लिखेंगे कि 1985 ईस्वी में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। इनका स्थायी कार्यालय काठमांडू में है। नवंबर 2005 ईस्वी में अफगानिस्तान दक्षेस में सम्मिलित हुआ। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला, जिससे वर्तमान में दक्षेस की सदस्य संख्या 8 हो गई। फिर इसके बाद इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन स्तर सुधारना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना है। यहाँ तक दे देंगे उत्तर में। अब इसके बाद आसियान में लिखेंगे। आसियान का पूरा नाम, फुल फॉर्म इसका क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें लिख देंगे कि आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध है। बस यहाँ तक इसमें लिख देंगे। इसके बाद आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। महासभा, तो इसको भी टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। महासभा के बारे में लिख लेंगे उत्तर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक ही राष्ट्र मत दे सकता है, यानी मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। इसके बाद
अब इसमें लिख दें कि महासभा की बैठक जो है वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। बस हम यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद अगला इसी में दिया गया है, एक बिंदु दिया है सुरक्षा परिषद के बारे में हमें लिखना है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, ये यहाँ पे दिया है सुरक्षा परिषद। यहाँ पे लिखेंगे कि यह परिषद विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी 2 देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है, और यदि मतभेद जो है युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। बस यहाँ तक हम लिख देंगे, बस ख़त्म। थोड़ा सा इसके बारे में और लिख लेंगे कि सुरक्षा परिषद में जो है 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं। इसके बाद अगला हमें इसी में लिखना है प्रश्न संख्या 3 में कि निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखे। आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके विषय में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों को आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और इसका कार्यालय हेग है, यानी नीदरलैंड हेग है, यानी आप लिख सकते हैं कि यह नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। बस हम यहाँ पर तक लिखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।